शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना। क्या उसकी पत्नी गरीब है? क्या उसकी पत्नी सुंदर नहीं है? क्या उसके पति के जीवन में कोई और महिला है? अगर रमेश की कोई फोटोग्राफ मिल जाती तो। अरे वाह, ये हुई ना बात अक्षय बाबू। बस ये समझो रमेश का फोटो मिल गया। कहाँ है रमेश की फोटोग्राफ? वो उधर सामने। बारेन में जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं। रमेश मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी चिंता मुझे भी खाए जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रमेश पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। कुछ कहना चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछो। पर सच सच बताना होगा। कहो क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से हम कलकत्ता आए हैं, अपना तो ठीक तरीके से बातें करते हैं, ना हंसी मजाक करते हैं, मुझसे दूर दूर रहते हैं। और ऐसा उसी समय होता है जब कहो। वो लड़की कौन है? कौन लड़की? वही जिसके चक्कर में आप मुझसे दूर दूर रहते हैं, अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल नहीं करते। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। ये अचानक तुम क्या बातें करने लगी? हाँ? जो मैं महसूस कर रही हूँ वही कह रही हूँ। अगर किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं तो इसका मतलब तो यही है ना, शायद मैं सुंदर नहीं। कमला, ये तुम क्या कह रही हो? या तो फिर कसूर मेरी गरीबी का है, जिसकी वजह से आपकी नजर में मेरी। एक बात बताओ कमला, तुम्हें ये बातें कहीं किसने? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? मेरे कान कौन भरेगा? आपकी पत्नी हूं मैं, अपना अधिकार मांगना, शिकायत करना पूरा अधिकार है मुझे। मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं। अब आप ही इंसाफ कीजिए, मैं क्या करूं? क्या कसूर है मेरा? यहां तक कि जब मैंने आपके लिए व्रत रखा तो व्रत पर भी नहीं आए। इन सब का क्या मतलब है? बात साफ है, या तो आप मुझे पसंद नहीं करते, या तो आपके जीवन में कोई दूसरी लड़की है। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। ऐसा प्रेम कहाँ। बात साफ है, या तो आप मुझे पसंद नहीं करते, या तो आपके जीवन में कोई दूसरी लड़की है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, आपकी दुनिया से हम जा रहे हैं। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें
रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी। आशियाँ सपनों का आपने तोड़ दिया, लाके साहिल पे मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। कैसे तुमसे कहे अपनी मजबूरियां, क्यों है ये फासले, क्यों है ये दूरियां। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी। मेरी आशाओं के बिखरे दर्पण सारे, क्यों मेरे दामन में भर दिए अंगारे। मैंने चाहा था क्या, क्या से क्या हो गया, फर्ज से हूँ बंधा, मैं करूँ भी तो क्या। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, आपकी दुनिया से हम जा रहे हैं। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी। तिता तिरकड़ा तिरकड़ा ता तिता तिरकड़ा तिरकड़ा तिरकड़ा
ऐसा प्रेम कहाँ तिता तिरकता तिरकता ता ता तिता तिरकता तिरकता ता तिता तिरकता तिरकता ता ता तिरकता तिरकता ता तिता तिरकता ता 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 तिरकता 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 आओ अक्षय, आओ। दर्द देती हूं मैं, सहती नहीं। तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। और अगर हुई भी होती तो क्या फर्क पड़ता है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ती। वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ, वो तो है। हमारी अपनी बनाई कहावत सुनोगे? किसी को रुलाने के लिए पहले खुद रोना पड़ता है। आजकल मैं वही कर रही हूँ। पहले खुद रो रही हूँ, उसके बाद ऐसा रुलाऊंगी कि खैर, बहुत सारी बातें तुमसे करनी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी कहिए। वो तलवार उस समय तक किसी काम की नहीं होती जब तक कि उसमें धार ना हो। वो बंदूक नाकारा होती है जिसमें कि गोली ना हो। और किसी से बदला लेने का मकसद तब तक अधूरा होता है जब तक कि दिल में नफरत की शिद्दत ना हो। और तुम्हारे दिल में उसी शिद्दत को जगाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। माफ कीजिएगा, अब वो पूछने का अधिकार तो नहीं है मुझे, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आनंदो बाबू से दुश्मनी का कारण क्या है? कारण एक ऐसा कारण है जिसने आने वाली मेरी नस्ल तबाह कर दी। एक ऐसी वजह जिसने मेरी रग रग में जहर भर दिया, मेरा सुख चैन सब छीन लिया। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसके हाथों खून हो गया और फैसला सुनाने वाला जज कोई और नहीं, आनंदो था। आनंदो। एक कठोर बेरहम जज। सामने मैं भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी एक न सुनी,
उसे जरा भी तरस नहीं आया मुझ पर और उसने मेरे पति को उम्र कैद की सजा सुना दी और मेरे पति को जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। मेरा घर उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आनंदों की ईमानदारी ने उसे सुकून तो दे दिया, पर मेरा सुकून छिन गया, मेरा चैन लुट गया। तो फिर ये देवी चौधरानी क्यों चैन से जीने देगी आनंदों को? कभी बिल्कुल भी नहीं। जो बोया है वही तो काटोगे। बबूल ने हमेशा कांटे ही दिए हैं, रंग बिरंगे फूल या फल नहीं। और ऐसा ही एक बबूल का पेड़ आनंदों ने अपने आंगन में लगाया है, जिसका नाम है देवी चौधरानी। पैर तो लहूलुहान होंगे ही। अक्षय, तुम आनंदों की इकलौती बेटी से शादी करके अपना काम शुरू कर दो, बाकी काम मैं बताऊं। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर औलाद की तकलीफ नहीं, और खास तौर पर बेटी की तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं। हेम की तकलीफ से आनंदो इतना तड़पेगा कि न वो जी सकेगा और न मर सकेगा। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा देवी जी। मैं आनंदों को उस हद तक तड़पाना चाहती हूँ कि वो अपनी तकलीफों से परेशान होकर आत्महत्या का इरादा कर ले। इस काम में पैसे की परवाह मत करना, बस काम होना चाहिए। हाँ जी देवी जी। जब तुम्हें रमेश की मजबूरी के बारे में नहीं पता है तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम्हें रमेश पर कोई शक है? नहीं, मैं तो सबके भले के लिए सोचता हूँ। वो तो जाहिर हो गया है तुम्हारी बातों से। ऐसा प्रेम कहाँ। हेम, तुमने मुझे अब तक रमेश के बारे में कोई खबर नहीं दी। कुछ पता चला उसका? हम कोशिश कर रहे हैं बाबा, जल्दी उसका पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कब पता चलेगा? कब आएगा वो? आखिर चिंता की तो बात है ना। बाबा आप आराम कीजिए, डॉक्टर अभी क्या क्या कर गया है? अब क्या आराम और कैसा आराम बेटा। रमेश के मामले में मैं बहुत फिक्रमंद होता जा रहा हूं। एक मुजरिम को हम जब तक सजा नहीं सुना देते तब तक वो कैसी चिंता में रहता है कि उसे क्या सजा मिलेगी, कैसी सजा मिलेगी। यही हाल अब मेरा हो गया बेटा। प्रणाम सर। प्रणाम अक्षय, आओ बैठो। कैसी तबीयत सर आपकी? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास अक्षय। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में। मेरी बीमारी का बस अब एक ही इलाज है, हेम की शादी और जोगिन का अपनी जिंदगी में कुछ बन जाना। यही चिंता मुझे उबरने नहीं दे रही अक्षय। और दूसरी
दूसरी चिंता है रमेश की। सच कहूं तो मैं अब रमेश के मामले में बहुत अपसेट होता जा रहा हूं। बाबा, आप रमेश को बिल्कुल भी गलत मत समझिए। वो खुद भी यहाँ आने के लिए बेचैन हो रहा होगा। और सुना है कि उस तूफान में जो तबाही हुई है उसमें उसके बाबा के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। ऊपर वाला उसकी सभी परेशानी दूर करे। मेरी सारी हमदर्दी, सारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। नेक लड़का है रमेश, इसलिए तो मैं फिक्रमंद हूं। सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हाँ बाबा, अक्षय भी एक काबिल इंसान है। अब देखिए ना सर, रमेश बिना बताए सारे काम अधूरा छोड़ के चला गया है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है। मैं दिन रात एक करके सारे कामों को पूरा कर रहा हूं। सर, मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है और मैं ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी परेशानी आए। पर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी शक होता है कि रमेश। अक्षय, तुम रमेश पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अक्षय को गलत समझ रही हो। जब तुम्हें रमेश की मजबूरी के बारे में नहीं पता है तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम्हें रमेश पर कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो सबके भले के लिए सोचता हूँ। वो तो जाहिर हो गया है तुम्हारी बातों से। बाबा को आराम करने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। काका, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, बॉडी, रुको बॉडी। हेम हेम। छोटा दादा हूं मैं इसका, तो क्या मुझे इसकी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है? मैं चाहता हूं कि बॉडी रमेश को भूल के अक्षय से ब्याह कर ले। आखिर अक्षय में बुराई क्या है? तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम बाबा को राजी कर लेंगे। बाबा राजी हो या सारी दुनिया, मैं राजी नहीं हूं।